हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी का जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 पॉलिटी सेक्शन देखेंगे और इस तरीके से हम लोग लास्ट 4 साल के पीवाईक्यू को अच्छे से मॉडल आंसर के थ्रू आंसर राइटिंग कंप्लीट करेंगे ताकि 71st बीपीएससी में जब हम लोग 72nd बीपीएससी में जब हम लोग मेंस में बैठें तो कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो पहला है कि एनालाइज करना है क्रिटिकली द डायनामिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ठीक है, भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कीजिए। तो कीवर्ड यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो हम लोग को क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड दिखाना है। ठीक है, और डायनामिक सेक्युलरिज्म के बारे में बताना है। देखो, अगर कोई आंसर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो तुम अच्छे से अपना लिख लो। ठीक है, उसके बाद इस मॉडल आंसर्स को देखना। मतलब कम से कम तुम थोड़ा सोच भी, एक्टिव रिकॉल भी कर सकता है, उसके बाद तभी हेल्प हो पाएगा ये। तो अब हम मॉडल आंसर को देखते हैं। तो है कि सेक्युलरिज्म जो है ना इंडिया में नॉट अ वॉल ऑफ सेपरेशन है बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज है बिटवीन द स्टेट न्यूट्रलिटी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, इंट्रोडक्शन है कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म ऐड किया गया प्रियम्बल में, वो 42वां संविधान संशोधन यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया 1976 में, और इज रूटेड इन द इथोस ऑफ सर्वधर्म संभव यानी इक्वल रिस्पेक्ट है सभी रिलीजन के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट भी एस आर बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला कि ये सेक्युलरिज्म जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, राजीव भार्गवा प्रिंसिपल डिस्टेंस का मॉडल दिए थे जिसमें मतलब स्टेट रिलीजन के बीच में प्रिंसिपल डिस्टेंस रहेगा। यहाँ से अगर एक डायग्राम तुम बना सकता है जिसमें यहाँ पे तुम स्टेट को रख सकता है, यहाँ पे रिलीजन को रख सकता है, यहाँ पे इंडिविजुअल को रख सकता है, और तीनों में रिलेशन बता सकता है। और ये तुम कंपेरेटिव एनालिसिस भी कर सकता है जिसमें वेस्टर्न मॉडल है, यहाँ पे इंडियन मॉडल है। और इसमें वेस्टर्न मॉडल में क्या है कि वाटर टाइट मॉडल है, मतलब वाटर टाइट सेपरेशन है। मतलब स्टेट जो है और रिलीजन, देयर इज नो बिजनेस ऑफ स्टेट इन द बिजनेस ऑफ रिलीजन। ठीक है, उसमें कोई इसका नहीं है। लेकिन अगर मान लो इंडियन मॉडल देखेगा तो इंडियन मॉडल जो है ना प्रिंसिपल डिस्टेंस के मॉडल पे बेस्ड है, और इसमें क्या है कि इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा, मतलब अलग अलग रिलीजन्स को। आगे हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैट्रिक्स है, और इसमें राइट टू फेथ एंड कंसाइंस आर्टिकल 25 से 28 हमारे संविधान में मेंशन है। फिर स्टेट न्यूट्रलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी स्टेट रिलीजन के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, 14, 15, 16। फिर माइनॉरिटी का सेफगार्ड 29 और 30 में है। अब कोड डिमांड क्वेश्चंस जो है उसका हम देखते हैं। तो पॉजिटिव्स अगर देखेंगे तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल रोल, यानी स्टेट क्या करता है, इनेबल करता है इरेडिकेट ऑपरेसिव ट्रेडिशंस विदाउट रेपुडेटिंग द रिलीजियस फेथ। रिलीजियस फेथ को चोट पहुंचाए ये क्या करता है, मतलब जो भी ये ऑपरेसिव चीज़ ट्रेडिशंस है, ठीक है ना, उस सबको ख़त्म किया जाएगा। जैसे सायरा बानो केस में क्या हुआ कि 2017 में ख़त्म किया गया इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को। उसके बाद सबरीमाला केस में जो लड़की सबको नहीं जाने दिया जाता था तो उसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ऐसी प्रायोरिटाइज किया, और आर्टिकल 14 का हनन हो रहा था तो उसको ख़त्म किया। फिर एक देखेगा तो तुम सरला मुदगल केस है, ठीक है, जिसमें हिंदू लड़का अगर 2 शादी अलाउ नहीं है इसमें, तो लेकिन मुस्लिम में तो अलाउ है। तो हिंदू लड़का क्या हुआ कि 2 शादी करके मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया ताकि उसको लगेगा कि ये कुछ नहीं हो, इंडियन कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि बोला कि इस तरह का प्रैक्टिस को मतलब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और फिर देखो आगे, सरला मुदगल केस भी लिख सकता है, और 3 को केस हो गया, अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है। उसके बाद देखो प्रोटेक्शन ऑफ प्लुरलिज्म, तो इंडिया सोसाइटी जो है ना मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, ठीक है, और मल्टी कल्चरलिज्म है। यहाँ पे ढेर सारा अलग अलग तरह का प्लुरलिज्म कल्चर है, प्लुरलिटी है, माइनॉरिटी की ऑटोनॉमी को मतलब डायनामिक सेक्युलरिज्म होने के कारण ये सबको क्या होता है, अच्छा होता है। माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग, मल्टी कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करता है असिमिलेशन एंड गार्ड करता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट द मेजॉरिटी प्रेशर्स। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का देखेगा तो संत जेवियर कॉलेज 1974 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्युलरिज्म जो है ना प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी की एजुकेशन ऑटोनॉमी को, आर्टिकल 30 के अंतर्गत। फिर देखा तो कॉन्टेक्चुअल न्यूट्रलिटी एंड स्टेट फैसिलिटेशंस, जैसे कि स्टेट जो है ना, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया,
फिर ये तीसरा हो गया। और ये स्टेट, ये क्या है कि स्टेट जो है इक्वली सपोर्ट करेगा रिलीजियस पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज को, जैसे हज सब्सिडी देता है, अमरनाथ यात्रा वाला को मतलब हेल्प करता है, फिर महाकुंभ एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल लेते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है ना अरुण रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 में बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट अफर्म दैट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ड्रॉन फ्रॉम डाइवर्स रिलीजियस डज नॉट वायलेट आर्टिकल 28। ठीक है ना, तो जो भी वैल्यूज़ है अलग अलग रिलीजन से मतलब तो उस तरह का स्टोरी को मतलब पढ़ाया जाएगा। फिर देखो चौथा अगर देखते हैं हम लोग तो ये स्ट्रक्चरल सील्ड प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द मेजोरिटेरियन हेजोमनी। मेजोरिटेरियन हेजोमनी जहाँ मेजोरिटी के अनुसार सब कुछ हो उसके में मतलब माइनॉरिटी को हेल्प करता है। जैसे लिमिट करता है स्टेट पावर फ्रॉम अलाइनिंग ऑफिशियली विद एनी सिंगल फेथ। तो यहाँ पे कोई मतलब स्टेट अपने आप को स्टेट रिलीजन कोई नहीं होगा, ठीक है ना, जैसे इंडिया का भी कोई नहीं है। और पाकिस्तान का देखिएगा तो मुस्लिम्स कंट्री है वहाँ पे, तो हम उसको सेकुलर कंट्री नहीं बोल सकते। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एसआर बोमानी वर्ष 1994 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट गवर्नमेंट्स परसुइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंटी सेकुलर एजेंडा कैन बी डिसमिस्ड अंडर आर्टिकल 356। तो उसको मतलब हटाया जा सकता है। फिर देखिएगा पांचवा तो पॉइंट है एकोमोडेशंस ऑफ सब नेशनल डाइवर्सिटी। स्कॉलर्स लाइक अमर सेन नोटेड दैट द इंडियन सेकुलरिज्म रिकॉग्नाइज करता है ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज इनेबलिंग कोएग्जिस्टेंस अक्रॉस वास्ट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। ठीक है, अब देखो आगे अगर हम लोग शॉर्टकमिंग्स में देखते हैं तो देखो पहला है कि असिमेट्रिक रेगुलेशन या लेजिस्लेशन, कि इससे क्या होता है कि मतलब फ्रिक्शंस ओवर द प्रताप भानु मेहता बोलते हैं कि ये हाईलाइट दैट द स्टेट कंट्रोल करता है ओवर मेजोरिटी रिलीजियस ट्रस्ट अलोंगसाइड हेजिटेशंस ऑन द पर्सनल लॉ रिफॉर्म्स क्रिएट फ्रिक्शन ओवर द आर्टिकल 44। ठीक है, और नो प्रोमिनेंट फॉलोइंग स्टेट लेवल एविडेंस, जैसे उत्तराखंड से में यूसीसी आ रहा है। पोलिटिसाइजेशन होता है, जैसे इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट्स है दोनों सेकुलरिज्म का, तो उसके बाद वोट बैंक पॉलिटिक्स हो जाता है। कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन, रिलीजियस आइडेंटिटीज एंड फ्रीक्वेंटली लेवरेजिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस वीकनिंग द सिविल फ्रेटर्निटी आर्टिकल 51A में। सुप्रीम कोर्ट जो अभिराम सिंह 2017 में जजमेंट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट बैन कर दिया इलेक्टोरल अपील्स बेस्ड ऑन रिलीजन। आरपी एक्ट के अंतर्गत बैन है कि रिलीजन के आधार पर तुम मतलब लोगों को रिलीजियस अपील नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह का देखेगा मतलब वायलेट होते रहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद है कि इरोजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी, एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस रहता है, हेट स्पीच एंड द समरी प्रॉपर्टी डिमोलिशंस, बुलडोजर जस्टिस कॉल्ड चैलेंज करता है रूल ऑफ लॉ को। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट देखेगा तहसीन पूनावाला 2018 सुप्रीम कोर्ट कंडेम करता है विजिलेंट वायलेंस एज एन एनेथेमा टू आर्टिकल 21। ठीक है, उसके बाद है कि परसेप्शन ऑफ असिमेट्रिक पैट्रोनेज एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेस। यानी रिसेंट डिबेट सराउंडिंग द वक्त अमेंडमेंट बिल जो है प्रपोज किया, चैलेंज करता है प्लेस ऑफ वर्शिप 1991, रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग टेंशन बिटवीन द प्रॉपर्टी राइट, हिस्टोरिकल कंजर्वेशन और इक्वल प्रोटेक्शंस। जुडिशियल ओवररीच और इन रिलीजियस डॉक्ट्रिन, लीगल स्कॉलर्स जैसे उपेंद्र बख्शी है वो क्वेश्चन कहता है दैट द जुडिशरी जो का जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का टेस्ट है इन टर्म्स जज इनटू द क्लेरिकल आर्बिट्री टर्स। ठीक है, और ब्लरिंग करता है लीगल इंटरप्रिटेशन एंड रिलीजियस बिलीफ को। तो सुप्रीम कोर्ट का है कि वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो है उसको छेड़छाड़ नहीं करेगा, बाकी वो अपना कर सकता है। फिर अगर मान लो आगे हम आते हैं तो बिहार का एंगल अगर तुमको जोड़ना है तो हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे कि बिहार में जो है ना सिंक्रिएटिक लेजेसी है, मतलब और प्रोफेशनल फ्रिक्शंस। बिहार पोजेज डीप सिंक्रिएटिक रूट्स, जैसे गंगा जमुना तहजीब, बोध गया पटना साहिब मनेर शरीफ सब यहाँ पे धर्म सब दिन से मिलजुल के रहा है। However, rural pockets experience periodical communal frictions और फेस्टिवल पोजिशंस, जैसे रामनवमी सब में दोनों कम्युनिटी में मतलब पूरा वो राइट सब हो जाता है। ठीक है ना, बिहार शरीफ में जैसे कास्ट कम्युनल इंटरजेक्शंस है,
electoral dynamics display a complex overlay where caste mobilizations interest with religious identities, occasionally pushing core developmental issues backward. तीसरा है बैलेंस्ड स्टेट गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिवली एफर्ट्स सच एज स्टेट फंडेड बाउंड्री फेंसिंग हो जाता है कब्रिस्तान सबका अलोंग साइड द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल कॉरिडोर जैसे पुनोरा धाम डेवलप किया जा रहा है रिफ्लेक्टेड अटेम्प्ट्स टू मेंटेन द बैलेंस स्टेट पेट्रोनेज कि स्टेट जो है सब रिलीजन को मतलब समान तरीके से देखेगा सब कुछ करेगा ठीक है। अब हम लोग वे फॉरवर्ड देखते हैं तो उसमें वे फॉरवर्ड में जो है वे फॉरवर्ड में पहला है कि इंस्टीट्यूशनल इन्फोर्समेंट होना चाहिए इम्प्लीमेंट करो तहसीन पूनावाला 2018 डायरेक्टिव्स टू कर्ब द हेट स्पीच एंड मॉब वायलेंस विद जीरो टॉलरेंस यानी इस तरह से अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्फोर्समेंट होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि कानून का डर ना हो। उसके बाद कंसेंसस ड्राइवन रिफॉर्म्स होना चाहिए फॉलो करना चाहिए 21st लॉ कमीशन रिपोर्ट 2018 recommendations to reform personal law from the within communities rather than relying solely on the top statutory mandates ठीक है जितने भी पर्सनल लॉज हैं सारा को मैंडेट करना चाहिए कंसेंसस बनाना चाहिए उसके बाद यूसीसी लाना चाहिए। उसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करो प्रकाश सिंह 2006 का रिकमेंडेशन टू इंश्योर द लॉ इन्फोर्समेंट रिमेन्स इंडिपेंडेंट एंड नॉन पार्शियल। और चौथा है कि ग्रास रूट पीस बिल्डिंग होना चाहिए रिविटलाइज करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल अमन समिति पीस कमेटी एंड प्रमोट करना चाहिए सिविक एजुकेशन एंड एम्फेसाइजिंग कंपोजिट कल्चर। तो इंट्रो और लास्ट में कंक्लूजन मतलब कुछ ऐसा डालना है ताकि मतलब पूरा अच्छा हो इम्प्रेशन बन जाए जाते जाते। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म जो है ना इंडिया इज नॉट ए स्टेटिक लीगल डिग्री बट लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्रोमाइज एसेंशियल टू नेशनल यूनिटी टू इम्प्रूव इंडिया का जो स्टैंडिंग है ऑन द वी डेम इंडेक्स यानी एक मतलब डेमोक्रेसी को ठीक अथी करता है रैंक करता है तो वो इंडेक्स है अचीव एसडीजी से लिंक कर दिया कि 16 के पीस जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हमको मतलब अचीव करना है एंड रियलाइज करना है विकसित भारत 2047। तो गवर्नेंस मस्ट बी मेन एंकर इन द प्रियम्बल में जो हम वो सॉल्व करते हैं तो उसके अनुसार मतलब होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन जैसे प्रोमिस ऑफ फ्रेटर्निटी लिबर्टी इक्वल डिग्निटी ठीक है यहाँ पे खत्म होता है। अगर तुमको इसमें कोई भी मतलब कमी लग रहा है या कुछ भी लग रहा है ठीक है तो हम अपने अपने एंड से तो बेस्ट मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाने की कोशिश किया और ये मेरा पहला मॉडल आंसर था और इस तरीके से हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो तुम बता सकता है ठीक है। और इसका अगर तुम 50% भी अपने आंसर में अगर लिख दे रहा है ना तो समझो काफ़ी है ठीक है ना। अभी तो लगेगा यहाँ पे कि मतलब क्या ही करे कितना लिखेंगे कैसे लिखते हैं लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग जनरल ही लिखते हैं लेकिन अगर इतना कुछ याद रहेगा तो अच्छी बात है मतलब आसानी से तुम क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। और देखोगे ना तो क्वेश्चन रिपीट होता है हम मैपिंग भी हम लोग करेंगे तब दिख जाएगा कि कौन सा मतलब क्वेश्चंस मतलब कौन सा टॉपिक हर साल रिपीट होता है। तो एक दो बार इसको देख लेना बाकी अगर मान लो कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मतलब यूट्यूब पे थोड़ा सा कोई केस दिया तो आराम से तुमको आ जाएगा। फिर देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए हमने मतलब कर दिया है यहाँ पे कि हिंदी में भी तुम वही कोड दे सकता है उसके बाद ये जो भी था ऊपर समझाए वेस्टर्न और इंडियन फिर संविधान का ढांचा फिर इसका जो है तुम हिंदी वालों के लिए है ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर शॉर्टकमिंग्स वाला पॉइंट है हो गया तुमको और अंत में बिहार एंगल डाल करके और कंक्लूजन को कंप्लीट कर देना। बिहार का ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस उसके बाद मिलते हैं कल और डेली हम लोग एक एक आंसर लिखने का कोशिश करते हैं ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।